हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कमबैक एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सीटेट सीरीज के सीडीपी एमसीक्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 हम करने वाले हैं, जिसमें हम असर्शन और रीजन रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, जो कि सीटेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो जो ये असर्शन और रीजन होता है ना। असर्शन के लिए हम लोग एक शब्द प्रयुक्त करते हैं जो होता है कथन, स्टेटमेंट। ठीक है, और रीजन जो उसका कारण बताता है कि वो एक्चुअली क्या यही कारण है या नहीं। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शंस हैं। जैसे विकल्प ए कहता है कि ए और आर दोनों सत्य है, मतलब असर्शंस भी सही है और रीजन भी सही है। ठीक है, और जो रीजन है ए का सही कारण है, रीजन जो है असर्शन का सही कारण है। फिर आता है आपका ऑप्शन बी, जहां पे कहता है ए और आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए का सही कारण नहीं है। ठीक है, वैसे ही विकल्प सी है जो कहता है ए सत्य है लेकिन आर असत्य है। ठीक है, और डी क्या बताता है कि ए असत्य है लेकिन आर सत्य है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ठीक है, और आपको हर क्वेश्चन के नीचे ऐसे ऑप्शन देखने नहीं मिलेंगे, विकल्प देखने नहीं मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सही गलत आंसर्स का रिस्पॉन्ड कीजिएगा, है ना। और मैं जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊंगा तो वहां पे मैं आपको दिखा दूंगा जो हमारे ऑप्शन है। ठीक है, ए बी सी डी क्या इसके आंसर होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, और कारण बोलता है कि विकास केवल जन्म से किशोरावस्था तक होता है। ठीक है, विकास केवल जन्म से किशोरावस्था तक होता है। ठीक, तो हम देख लेते हैं। ये आपका हो गया, है ना। तो हम देखते हैं कि क्या क्या सही हो सकता है। तो कहता है विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो ऑब्वियस बात है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है, तो ए क्या होगा हमारा, सही होगा। ए हमारा क्या होगा, सही होगा। और विकास केवल जन्म से किशोर अवस्था तक चलता है। विकास केवल जन्म से किशोर अवस्था तक होता है, तो क्या हमारा विकास केवल जन्म से किशोर अवस्था तक होता है क्या, नहीं। विकास की जगह, यदि इस विकास की जगह वृद्धि होता, क्या होता, वृद्धि या ग्रोथ। ठीक है, तो उस केस में ये ऑप्शन सही होता। पर अभी कह रहा है कि विकास केवल जन्म से किशोर अवस्था तक तो होता है, तो क्या ये सही है, नहीं। विकास गर्भ से कब्र तक होता है। विकास कहां से कहां तक होता है, गर्भ से कब्र तक। ठीक है, वॉर्म टू टॉम। तो यहां पे क्या सही हुआ, आपका ए सही हुआ और आर गलत हुआ। ये कौन सा ऑप्शन हो गया, सी। तो इसका पहले का सही आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, और बच्चे केवल शिक्षा द्वारा दी गई जानकारी को याद करके सीखते हैं। ठीक है, पियाजे के अनुसार। तो क्या जीन पियाजे कहते थे कि बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं, बताइए। और बच्चे केवल शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी को याद करके सीखते हैं। तो जिसमें पहला है कि पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान निर्माण, तो ये बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन सही होगा कि बच्चे सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। वहीं पे कह रहा है कि बच्चे केवल शिक्षक द्वारा दी गई जानकारी को याद करके सीखते हैं, तो बच्चे में याद करने वाली जो प्रवृत्ति है उसको उन्होंने खंडित किया था, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका भी सही आंसर क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, सी होगा। ठीक, बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाइगोस्की ने देखेंगे, वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया को अधिगम के लिए महत्वपूर्ण माना था, ले वाइगोस्की ने। तो बिल्कुल ले वाइगोस्की ने इसको सही माना था। इन्होंने कहा था कि जो भी बच्चा सीखता है अपने सामाजिक अंतःक्रिया से सीखता है। इन्होंने जेड पी डी, जो नो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, एम के ओ, मोर नॉलेजेबल अदर, ऐसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में इन्होंने बताया था, स्कैफ फोल्डिंग के बारे में। ठीक है, तो इसमें यह कहता है कि जो जेड पी डी में शिक्षक या सक्षम साथी द्वारा सहायता सीखने को बढ़ाती है, ये भी सही बात है। और सामाजिक अंतःक्रिया में ये जो आर है आपका, ये जो रीजन है,
ए का राइट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि वाइगोस्की में इसमें ये बताया था कि एक जेडपीटी होता है, एक होता है एम के ओ, है ना, सक्षम साथी द्वारा, ठीक है। ये क्या करता है, जेडपीटी को इम्प्रूव करता है, और ये इसी की बात हो रही है। तो इसमें ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही कारण है, ठीक है। ए और आर दोनों सही है और आर इज द राइट राइट रीजन ऑफ ए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, राइट आंसर ए आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि जो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, ठीक है, क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य सीखने में सुधार करना है, बिल्कुल। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है ये आपका इन बिटवीन क्लास चलते रहता है, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, है ना। इसमें अब बच्चे ने कुछ यदि गलत किया तो उसको मैं सुधार सकता हूँ, उसको उनको फीडबैक दे सकता हूँ, तो उसमें क्या होता है, करेक्शन होते रहता है, ठीक है, उसमें रेक्टिफिकेशन होते रहता है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट का उद्देश्य क्या है, सीखने में सुधार करना है, ऑब्वियस है कि ये होगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, इसमें नियमित प्रतिपुष्टि दी जाती है, बिल्कुल, इसमें नियमित प्रतिपुष्टि दी जाती है। इसका मतलब जो फॉर्मेटिव असेसमेंट में, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइमली बच्चे को उनकी गलतियों से अवगत कराते हैं, सुधारने के लिए प्रेरित करते हैं। उसको हम लोग किस फॉर्म में करते हैं, फीडबैक की फॉर्म में, ठीक है, किसके फॉर्म में, फीडबैक की फॉर्म में। तो हम फीडबैक देते हैं तो हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट पुष्ट होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं, एंड आर इज द, आर जो है सही एक्सप्लेनेशन है ए का। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए का सही कारण है। तो ऑप्शन क्या है इसका आएगा, 4 का ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जिसमें कहता है कि समावेशी कक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर मिलने चाहिए, ठीक है। तो समावेशी कक्षा में सभी बच्चों को समान अवसर मिलने चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि समावेशी कक्षा में क्या करता है, सभी आवश्यकताओं वाले बच्चों को रखा जाता है और सबके आवश्यकताओं के अनुरूप हम अध्ययन कराते हैं, ठीक है। समावेशी कक्षा में हम सबके आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य कराते हैं, ठीक है। साथ ही साथ सभी बच्चों को बिल्कुल एक जैसी शिक्षण सामग्री और कार्य देना चाहिए, ठीक है। सभी बच्चों को बिल्कुल एक जैसी शिक्षण सामग्री और कार्य देना चाहिए, क्या क्या ये हो सकता है क्या समावेशी शिक्षा में, बताइए। अ, एक जैसी शिक्षण सामग्री हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि क्या होता है कि विभिन्न आवश्यकताएं वाले बच्चे होते हैं, क्या होते हैं, विभिन्न आवश्यकताएं वाले बच्चे होते हैं। तो क्या सबको हम लोग सेम शिक्षण सामग्री देंगे, सबके लिए सेम टीएलएम होगा क्या, एक ब्लाइंड पर्सन और एक नॉर्मल पर्सन के लिए क्या सेम टीएलएम यूज होगा, नहीं। जैसे एक नॉर्मल बच्चा है तो उसके लिए विजुअल्स एड्स ईजी होता है अंडरस्टैंड के लिए, बट जो वी आई है, जो विजुअली इम्पेयर्ड है, उनके लिए वो कोई महत्व का नहीं रहता, है ना, कोई अर्थ का नहीं रहता। तो ये गलत हो गया। तो क्या ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग, तो मेरा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक। फिर हम पढ़ते हैं, थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट सीखने की व्याख्या करता है, बिल्कुल। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या बताता है, अधिगम के बारे में बताता है, ठीक है। और संतोषजनक परिणाम व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ाते हैं, संतोषजनक परिणाम व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या देखा था, लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ इफेक्ट और लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है। तो संतोष, लॉ ऑफ इफेक्ट को हम लोग संतोष असंतोष भी कहते हैं ना, संतोष असंतोष वाला। तो संतोषजनक परिणाम व्यवहार की पुनरावृत्ति की संभावना बढ़ाते हैं, बिल्कुल बढ़ाते हैं। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 7। अब क्या है कि सभी व्यक्तियों की गार्डनर के अनुसार सभी व्यक्तियों की बुद्धि समान प्रकार की होती है, ठीक है। उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अनुसार व्यक्तियों में 8 प्रकार की बात की थी, 8 टाइप्स हमने बात किया था, ठीक है। सभी व्यक्तियों की बुद्धि समान प्रकार की होती है, सभी व्यक्ति की बुद्धि क्या समान प्रकार की हो सकती है, जैसे मेरी जो बुद्धि है क्या वो आपकी भी बुद्धि हो सकती है, बिल्कुल नहीं, है ना। हम में डिफरेंस होगा, हो सकता है कि आप लोग में म्यूजिक रिलेटेड बुद्धि का हो, है ना, हो सकता है मेरे में वर्ड रिलेटेड हो। तो सभी व्यक्ति में की बुद्धि समान प्रकार की होती है, तो ये गलत हो गया, ए इज रॉन्ग, ठीक है।
और उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, तो ये सही है। तो ए रॉन्ग आर राइट, तो इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? जो आंतरिक प्रेरणा है, क्या है? आंतरिक प्रेरणा, वो किस पे डिपेंड करता है? बाहरी पुरस्कारों पर निर्भर करता है? बिल्कुल गलत बात है। आं, आंतरिक प्रेरणा, इंट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, बाहरी पुरस्कारों पर निर्भर नहीं करता। बाहरी पुरस्कार पे करता तो क्या हो जाता? बाह्य प्रेरणा होता। तो ये हमारा गलत हो गया। क्या हो गया? गलत हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे सीखने में रुचि आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण। बिल्कुल, सीखने में जो रुचि है, जो भी हम सीखते हैं, तो हमारे आंतरिक प्रेरणा का ही रीजन है। तो ए इज रॉन्ग और आर इज राइट। कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी हुआ। क्या हुआ? ऑप्शन नंबर डी हुआ। ठीक है, बढ़े हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अब हम आते हैं 9th क्वेश्चन के लिए। ठीक है, 9th क्वेश्चन में कहता है व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान में रखकर शिक्षण करना प्रभावी होता है। बिल्कुल, हम व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखते हैं तब हम शिक्षण करते हैं, इफेक्टिव होता है। सभी विद्यार्थियों को सीखने की क्षम क्षम की गति समान होती है, ये गलत हो गया। तो ए इज राइट और आर इज रॉन्ग। तो क्या ऑप्शन था इसमें हमारा? ए इज राइट, ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन आ जाएगा। ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग। 10th, निर्माण मद में शिक्षक एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाता है। बिल्कुल, है ना? शिक्षक एक सहायक के रूप में कार्य करता है, शिक्षक एक सहायक के रूप में कार्य करता है। ठीक है, फिर उसके बाद विद्यार्थी अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करते हैं, ये भी सही है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं, और विद्यार्थी अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, और आर ए का सही व्याख्या है। तो ये क्या हो जाएगा? ए और आर बोथ सही, और आर इज द करेक्ट रीजन ऑफ ए। ठीक है, आइए थोड़े से और टफ क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में आते हैं। विकास एक सतत प्रक्रिया है ना? बिल्कुल सही है, ए राइट हो गया। विकास एक क्या है? हमारी सतत प्रक्रिया है। ठीक, विकास जीवन भर चलता है, बिल्कुल चलता है। तो ए भी सही और आर भी सही, एंड आर इज द राइट रीजन फॉर ए। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, विकास एक सतत प्रक्रिया है, विकास एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ठीक है, और विकास जीवन भर चलता है। हमने पहले क्वेश्चन देखा था, वहां पे क्या था कि विकास युवावस्था या किशोर अवस्था तक तो चलता है। यहाँ पे क्या है? विकास जीवन भर चलता है। तो विकास ऑब्वियस है कि वो कब तक चलता है? जीवन भर चलता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि वृद्धि और विकास समान अर्थ वाले शब्द हैं। क्या है? वृद्धि और विकास समान अर्थ वाले शब्द हैं। तो क्या वृद्धि और विकास समान अर्थ देते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। वृद्धि जो है मैच्योरिटी तक, कहाँ तक? मैच्योरिटी तक। ठीक है, और ये क्या होता है? टिल द लाइफ है, क्या ना? टिल द डेथ, मतलब जीवन के अंत तक चलता है। वॉर्म टू टॉम। ठीक है, तो क्या दोनों के अर्थ समान है? बिल्कुल नहीं। वृद्धि केवल परिमाणात्मक परिवर्तन है, मतलब क्वांटिटेटिव है। ठीक है, परिमाणात्मक मतलब जिसको हम माप सकते हैं, मतलब मेजरेबल है। ठीक, तो क्या वृद्धि यही है? ऑब्वियस बात है कि वृद्धि यही है। तो मेरा क्या हुआ? ए इज रॉन्ग एंड आर इज राइट। तो मेरा इसका सही ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्याजे के अनुसार बच्चे सक्रिय अधिगम करता होते हैं। ठीक है, बिल्कुल, बच्चे को हमने क्या कहा है? नन्हे वैज्ञानिक कहा है, तो वो सक्रिय अधिगम करता है। ठीक है, बच्चे क्या है? सक्रिय अधिगम करता होते हैं। ठीक, बच्चे अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करते हैं। बिल्कुल, बच्चे अपने अनुभव से ज्ञान का निर्माण करते हैं। और आर जो है, ठीक है, बच्चे ने अपने ज्ञान का निर्माण किया, है ना? सक्रिय अधिगम कर रहे हैं, तो ये आर जो है ए का राइट एक्सप्लेनेशन है। तो इसके लिए ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आएगा। प्याजे अनुसार बच्चे सक्रिय अधिगम करता होते हैं, बच्चे अपने अनुभवों से ज्ञान का निर्माण करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्कीमा मानसिक संरचना है। बिल्कुल, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, तो स्कीमा मानसिक संरचना है।
स्कीमा अनुभव के साथ बदल सकते हैं, बिल्कुल। स्कीमा क्या होता है, अनुभव के साथ बदलते हैं। जैसे स्कीमा क्या है कि मेरा एक मेंटल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब स्कीमा अनुभव के साथ बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकता है। क्यों बदल सकता है? मेरे पास कोई ऐसा सिचुएशन आया जो कि आज तक नहीं हुआ था, तो मैं उसको पहले की सिचुएशन से मैं रिलेट करूंगा, ठीक है। तो क्या होगा कि मेरे जो स्कीमा है वो डिसइक्विलिब्रियम में आएगा, ठीक है। तो फिर मैं क्या करूंगा, अपने नॉलेज, अपने जो स्कीमा में अकोमोडेशन करूंगा, कुछ चेंजेस करूंगा। अकोमोडेशन करने के बाद फिर मेरे को फिर क्या आएगा, फिर इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। तो स्कीमा अनुभव के साथ बदल सकते हैं। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या। तो यहाँ भी ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की ने सामाजिक अंतःक्रिया पर बल दिया, बिल्कुल। इन्होंने कहा था कि बच्चे जो भी सीखते हैं सामाजिक अंतःक्रिया के तहत ही सीखते हैं। बच्चे का जो भी विकास होता है सामाजिक अंतःक्रिया के तत्पश्चात होता है, ठीक है। जेटपीडी में स्कैफोल्डिंग सीखने में सहायता करते हैं। स्कैफोल्डिंग हम लोग कहते हैं टेम्परेरी हेल्प। तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट में स्कैफोल्डिंग मतलब वो हेल्प करता है या नहीं करता है, बिल्कुल करता है। जेटपीडी में स्कैफोल्डिंग सीखने में सहायता करता है। तो ए भी सही है, आर भी सही है, एंड आर इज द राइट रीजन फॉर ए। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आएगा। समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोहलबर का सिद्धांत, कोहलबर का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। कोहलबर का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है, बिल्कुल है। कोहलबर ने नैतिक विकास दिया था, है ना। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल 3 स्टेजेस थे उसमें, है ना। तो कोहलबर का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है, बिल्कुल है। उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी, किसकी, संज्ञानात्मक विकास की। तो क्या उन्होंने संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं दी थी? नहीं दी थी। संज्ञानात्मक विकास के बारे में नहीं कहा था ना, वो तो जीन पियाजे ने कहा था। इन्होंने किसके बारे में कहा था, नैतिक विकास के बारे में। तो ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग। ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग इन ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आप सभी से मैं आशा करता हूं कि जो क्वेश्चन नहीं बन रहे होंगे आप एग्जाम, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। एक्सप्लेनेशन नहीं समझ आएगा तो हम कोशिश करेंगे आप लोग रीच करें, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गार्डनर ने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया, बिल्कुल। इन्होंने मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी दी थी, 8 टाइप्स के बताए थे, ठीक है। सभी व्यक्तियों में केवल एक प्रकार की बुद्धि होती है क्या? बिल्कुल, ये गलत हो गया। जब ये खुद कह रहे हैं कि भैया मैं मल्टी इंटेलिजेंस की बात कहता हूँ, तो क्या एक प्रकार की बुद्धि होती है क्या? और वो भी एक केवल वर्ड आ गया, और वो भी सभी वर्ड आ गया। तो देखेंगे ये सब क्या है, टैग वर्ड्स है, सभी, केवल, है ना। तो ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग। ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग। ये ऐसा कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी में होता है, ऑप्शन नंबर सी में होता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कहता है कि फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है सीखने में सुधार के लिए होता है, बिल्कुल। अभी हमने पहले भी क्वेश्चन देखा था कि जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो सीखने में सुधार के लिए होता है, बिल्कुल। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जब हम क्लास में अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे को पढ़ाते पढ़ाते बच्चों से कुछ प्रश्न करते हैं, बच्चा उसका जवाब देता है, तो हमको समझ आता है कि बच्चे ने ज्ञान को किस स्तर तक प्राप्त किया या किस हद तक प्राप्त किया, ठीक है। उसके आधार पे हम उनको फीडबैक देते हैं, है ना। और वो फीडबैक भी उनकी तरफ से भी फीडबैक आता है, जो आंसर करते हैं वो फीडबैक ही होता है, ठीक है। इसमें नियमित फीडबैक दिया जाता है। तो ए और आर दोनों सही है, एंड आर इज द, आर क्या है, एक ही सही व्याख्या, आर एक ही सही व्याख्या है। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए आएगा, ठीक है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक। क्या कहता है कि जो समेटिव असेसमेंट है, क्या है, समेटिव, ठीक है। समेटिव असेसमेंट को हम लोग कहते हैं योगात्मक आकलन। क्या कहते हैं, योगात्मक, योगात्मक आकलन, ठीक। इसका उद्देश्य क्या होता है योगात्मक आकलन का? कह रहा है कि योगात्मक आकलन का उद्देश्य सीखने में सुधार करना है, और यह पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है। तो इन्होंने ये बात तो सही किया कि जो समेटिव असेसमेंट है पाठ्यक्रम के अंत में किया जाता है, ये सही हुआ। पर इसका उद्देश्य सीखने में सुधार करना होता है क्या? नहीं। सीखने में सुधार करना, है ना, ये देखिए जो सीखने में जो सुधार करना है ये काम किसका है, फॉर्मेटिव असेसमेंट का। किसका काम है ये, फॉर्मेटिव
असेसमेंट का। ठीक है। समेटिव असेसमेंट क्या होता है कि जब हम कोई भी एग्जाम सेमेस्टर एंड में ले रहे हैं, है ना, या ईयर एंड में ले रहे हैं, जहाँ पे हमको ग्रेडिंग करना होता है, मार्क्स देना होता है, या बच्चे को प्रमोट करना पड़ता है, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, समेटिव असेसमेंट। ठीक है। इस इस समेटिव असेसमेंट का जो उद्देश्य होता है, ठीक है, समेटिव असेसमेंट का जो उद्देश्य है वो बालकों की उपलब्धि उपलब्धि, है ना, उपलब्धि जांच करना होता है। ठीक है। उनका रैंक क्या आ रहा है, उनका मार्क्स क्या आ रहा है। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट जो सीखने में सुधार करता है, समेटिव असेसमेंट जो कि बालकों की उपलब्धि के बारे में जानकारी लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखकर शिक्षण करना चाहिए। बिल्कुल, व्यक्तिगत भिन्नताओं को हम ध्यान में रखेंगे तभी शिक्षण सही होता है ना। व्यक्तिगत भिन्नता यदि हम नहीं रखते हैं तो फिर क्या होगा, शिक्षण हमारा प्रभावी नहीं हो पाएगा। ठीक है। अब कह रहा है कि सभी बच्चों की जो सीखने की गति समान होती है। फिर यहाँ क्या आ गया वर्ड, सभी बच्चों। ठीक है। कि गति क्या होती है, समान होती है। नहीं, हमने पढ़ा है कि सबका जो लर्निंग पेस है वो डिफरेंट होता है, तो सभी बच्चों की सीखने की गति क्या समान होती है, नहीं। तो ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग, ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग, देन वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए सही है और आर गलत है। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निर्माणवाद में जो शिक्षक है फैसिलिटेटर होता है, बिल्कुल, है ना, एक सुविधा प्रदाय करता होता है, और विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, बिल्कुल। तो ए एंड आर इज राइट एंड आर इज द राइट रीजन फॉर ए, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा। ठीक। निर्माणवाद में जो शिक्षक होता है फैसिलिटेटर होता है, ठीक है, वो बच्चे को हर चीज करके नहीं दिखाता, बस वो एक सुविधा प्रदान करता है, वो एक हिंट प्रोवाइड करेगा। बच्चे जो होते हैं स्वयं ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे बस कोई यदि कुछ चीज़ों में वो यदि अटकते हैं तो वो सहायता ले सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं एंड आर इज द राइट एग्जाम्पल ऑफ ए। ठीक है। अब थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट अधिगम की व्याख्या करता है, बिल्कुल। लॉ ऑफ इफेक्ट किसकी व्याख्या करता है, अधिगम कहते हैं, है ना, लर्निंग कहते हैं, तो लॉ ऑफ इफेक्ट किसकी व्याख्या करता है, अधिगम की। ठीक है। साथ ही साथ संतोषजनक परिणाम व्यवहार को सुदृढ़ करते हैं, बिल्कुल, इसको हम लोग संतोष असंतोष का नियम भी कहते हैं, है ना। तो संतोषजनक परिणाम व्यवहार को क्या करता है, सुदृढ़ करता है, मतलब जो चीज मैं अच्छा कर रहा हूँ तो मैं उस चीज को और अच्छा करते रहूंगा। ठीक है। तो ए और आर क्या है, दोनों सही है, ए इज राइट, आर इज राइट एंड आर इज राइट एंड आर इज द राइट रीजन फॉर ए। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। ठीक। स्किनर ने, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। ठीक है। किसका दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग का, बिल्कुल इन्होंने दिया था, हमने देखा भी है प्रीवियस क्लास में, स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। ठीक है। इसमें हमने एक फिश और एक कैट वाला एग्जांपल देखा था। ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग का नहीं, इसमें फिश कैट का नहीं देखा था, इसमें हमने देखा था कि रीइंफोर्समेंट होता है, इसमें एक पॉजिटिव निगेटिव होता है और एक पनिशमेंट होता है। ठीक है। पनिशमेंट भी एक होता है कि एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है ना, उसके बारे में देखा था। फिर उसके बाद रीइंफोर्समेंट क्या है, सीखने को प्रभावित करता है, तो बिल्कुल करता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपका, ए और आर, ए और आर आपका दोनों सही है। ठीक है। जो स्किनर का ऑपरेंट कंडीशन का सिद्धांत दिया था तो दिया था, रीइंफोर्समेंट सीखने को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है, पुनर्बलन। ठीक है। तो ए भी सही है आपका और आर भी सही है एंड आर इज द राइट रीजन फॉर ए, तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ए। ठीक। पावलोन पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था। ठीक है। तो हमने देखा नहीं था, पर इसको हम लोग
एक क्लास में पूरे जितने हमारे पावला हो गए, स्किनर हो गए, कोहलबर्ग हो गए, जीन पियाजे हो गए, उनके बारे में एक बार हम लोग विस्तृत और पढ़ेंगे, ठीक है। तो पावला ने क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत दिया था, तो दिया था, ठीक है। इसमें स्वैच्छिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसमें स्वैच्छिक अधिकार का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें स्वैच्छिक अधिकार का अध्ययन नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? कि जो पावला का जो क्लासिकल कंडीशनिंग का सिद्धांत था, वो ये कहता है कि जो भी क्लासिकल कंडीशनिंग होता है, ठीक है, वो इनवॉलेंट्री या रिफ्लेक्सिव व्यवहार से संबंधित है। किससे? इन वॉलेंट्री या रिफ्लेक्सिव बिहेवियर से, ठीक है। पावलो का जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो किससे संबंधित है? इनवॉलेंट्री या रिफ्लेक्सिव व्यवहार से संबंधित है, ठीक है। स्वैच्छिक व्यवहार से उनका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो पावलो से क्या याद करेंगे, है ना? पावलो क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। वहां पे जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो किससे रिलेटेड है? इनवॉलेंट्री या रिफ्लेक्सिव बिहेवियर से। तो आपका ए सही है और आर गलत है, तो यहाँ पे फिर ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? 14 का ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतरिक प्रेरणा पुरस्कारों पर निर्भर करती है क्या? आंतरिक प्रेरणा पुरस्कार क्या है? बाहरी चीज है, ठीक है। तो आंतरिक प्रेरणा पुरस्कारों पर तो निर्भर नहीं करती होगी, ठीक है। और सीखने में जो रुचि है वो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, ये सही है। आर इज द राइट एंड ए इज रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आंतरिक प्रेरणा से आशा ये है कि जब किस ऐसा मोटिवेशन जिसका केंद्र मेरे स्वयं के भीतर है, ठीक है। बाहरी चीजों पे नहीं, जैसे पुरस्कार हो गया, दंड हो गया, तो ये सब बाहरी चीज है जो मुझको प्रभावित करेगी ना। तो आंतरिक प्रेरणा पुरस्कारों पर निर्भर करती है क्या? बिल्कुल नहीं करती। और सीखने में रुचि आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, तो बिल्कुल। सीखना, मैं सीख रहा हूँ, आप लोग भी सीख रहे हैं, तो आपके अंदर यदि इंटरेस्ट नहीं होगा तो ये इंटरनल मोटिवेशन नहीं है, तो फिर आप उस चीज़ के लिए पढ़ोगे जो आपके मार्क्स लाने हैं, मेरे को प्रूफ करना है, मुझे पास होके दिखाना है, ठीक है। तो सिर्फ दिखाना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो वो क्या होगा? आपका लोकस ऑफ मोटिवेशन आउटसाइड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा सभी बच्चों के लिए है कि नहीं है? है। समावेशी शिक्षा किसके लिए? सभी बच्चों के लिए, है ना। चाहे वो फिजिकली चैलेंज्ड हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, है ना, किसी प्रकार की डिसेबिलिटीज हो, तो वो सबके लिए होता है। फिर उसके बाद, केवल दिव्यांग बच्चों को समान विद्यालय में पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा है। यहाँ पे एक वर्ड आ गया, केवल दिव्यांग बच्चों को समान विद्यालय में पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा है, पढ़ाना ही, जोर डाल रहा है, कोई गलत बात है ना ये? केवल हम लोग क्यों दिव्यांग बच्चों को पढ़ा रहे हैं? दिव्यांग मतलब जो फिजिकली डिसेबल्ड है, ठीक है। तो उनको हम क्यों बस करा रहे हैं, है ना? हमको और भी जो सिर्फ फिजिकल ना हो के मेंटल भी हो और अन्य फीचर्स भी हो, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक। समझ आया? तो यहाँ पे फिर आपका ए सही हुआ और आर गलत हुआ, तो आपका फिर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जो भाषा सीखना सामाजिक प्रक्रिया भी है। तो भाषा सीखना सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल है। हम बहुत सारी भाषाएं समाज में इंटरेक्ट करके ही सीखते हैं, बहुत सारे शब्दावली को सीखते हैं। तो भाषा सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया है ना। वाइगोस्की जी ने भी कहा था, ठीक। संवाद भाषा विकास में सहायता करता है, तो संवाद बिल्कुल भाषा विकास में सहायता करता है, ठीक है। भाषा विकास से आशय है कि मैं प्रॉपर कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं प्रॉपर समझ पा रहा हूँ, मतलब मेरी कॉम्प्रिहेंशन भी अच्छी है, मेरी प्रोफिशिएंसी भी अच्छी है, ठीक है। तो मेरा ए और आर यहाँ पे दोनों सही होगा, और जो मेरा आर है वो ए का राइट एक्सप्लेनेशन है। आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि बुद्धि है जन्म से ही स्थिर होती है। बुद्धि क्या है? जन्म से ही स्थिर होती है, और वातावरण बुद्धि के विकास को प्रभावित करता है। तो आप देखे होंगे, तो क्या आपका जन्म के समय जो बुद्धि था वो आज भी वही बुद्धि है क्या? बुद्धि क्या स्थिर है क्या? बुद्धि स्थिर नहीं है। आज हमको जिन चीजों का ज्ञान है, कल हम और विस्तृत ज्ञान रखते हैं, है ना। हम दिन प्रतिदिन नए नए ज्ञान को अपने आप में
जोड़ते जाते हैं, अपनी बुद्धि में जोड़ते जाते हैं। तो बुद्धि क्या जन्म से स्थिर रहती है? नहीं, बुद्धि परिवर्तनशील है। बुद्धि क्या है? परिवर्तनशील है ना। जैसे हमारा विकास हो रहा है, तो विकास किन किन पक्षों का होता है? सामाजिक पक्ष भी होता है, फिजिकल भी होता है ना, फिर आपका कॉग्निटिव भी होता है, इमोशनल भी होता है। ठीक है, यदि कॉग्निटिव बोलूँ तो बौद्धिक पक्ष हो गया। तो बौद्धिक पक्ष का यदि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है मतलब उसमें चेंजेस हो रहा है। तो क्या विकास स्थिर हुआ? क्या नहीं हुआ। विकास स्थिर नहीं हुआ बौद्धिक पक्ष का, तो क्या बुद्धि जन्म से स्थिर होगी? नहीं। तो हमारा स्टेटमेंट ए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। वहीं पे नेक्स्ट बोलता है कि वातावरण बुद्धि के विकास को प्रभावित करती है। बिल्कुल, हमारा वातावरण बुद्धि के विकास को प्रभावित करता है। जैसा मेरा वातावरण रहेगा, मेरा बुद्धि भी वैसा ही रिएक्ट करता है। ठीक है। जैसे मैं जिस सरकमस्टेंस में रहूंगा, मेरा बुद्धि मेरा व्यक्तित्व वैसा ही ढलता जाएगा। तो जो मेरा वातावरण है बुद्धि के विकास को प्रभावित करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या है? ए इज रॉन्ग एंड आर इज राइट। तो अब ऑप्शन कौन सा है? ए इज रॉन्ग, आर इज राइट। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ आ रहा होगा आप लोगों को? ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ क्या कह रहा है? सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। ठीक है, सीखना स्थायी परिवर्तन है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। तो इसको हम लोग सही मानेंगे। ठीक है, सीखना व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, क्योंकि हम कोई चीज सीखे है ना, जैसे मेरे को ए प्लस बी का होल स्क्वायर आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो फिर मैं जब क्वेश्चन बनाता हूँ, तो ऑब्वियस बात है कि जब मुझे कोई ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पे मुझे ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, तो वो ऑब्वियस है कि मुझको आते रहेगा। तो वो मेरे माइंड में वो एक टेंडेंसी डेवलप हो गया कि मेरे को इस अप्रोच से ही बनाना। तो वो मेरे व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हुआ। या केवल परिपक्वता के कारण होता है सीखना? होगा क्या? नहीं होगा। केवल मैच्योरिटी के कारण होगा। मैच्योरिटी के कारण केवल क्या हमारे जो कम मैच्योर है क्या उसके, या जो बहुत ज़्यादा मैच्योर है क्या उसका व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता? होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है। सो ए इज द ए राइट आर रॉन्ग। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आर रॉन्ग, सी होगा। क्या होगा? सी होगा। ठीक है, क्या होगा? सी होगा। ठीक, सी होगा। 20th क्वेश्चन, रचनात्मकता केवल प्रतिभाशाली बच्चों में होती है। बिल्कुल गलत शब्द, बिल्कुल गलत। यहाँ यहाँ क्या वर्ड? केवल। खाली प्रतिभाशाली बच्चे ही रचनात्मक होते हैं? नहीं। ठीक है, प्रतिभाशाली बच्चे ही केवल रचनात्मक होते हैं? नहीं, है ना। जैसे हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा था कि जो रचनात्मक है वो प्रतिभाशाली हो सकते हैं, पर सारे प्रतिभाशाली रचनात्मक हो ये आवश्यक नहीं है। तो इसमें कह रहा है कि रचनात्मकता केवल प्रतिभाशाली बच्चों में होती है। तो हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा था उसी को इसने गलत साबित कर दिया। तो गलत है ना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों में नहीं होती। जो कम बुद्धि का बच्चा है ना, जो प्रतिभाशाली नहीं है, सामान्य बुद्धि स्तर का बच्चा भी है ना, रचनात्मक हो सकता है। प्रत्येक बच्चे में रचनात्मकता क्षमता हो सकती है। बिल्कुल, ये देखो हो सकती है ना। यहाँ पे आ रहा है कैन, जो बता रहा है पॉसिबिलिटी। ठीक है, जब भी पॉसिबिलिटी जैसा वर्ड ना, हो सकता है, कर सकता है, तो वो क्या होता है? सही हो जाता है। क्या होता है? सही होता है। और होता ही है, होगा ही, मतलब हम लोग उनके डोमेन को बहुत ही ज्यादा नैरो कर दे रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे 100% या 99% कह सकते हैं कि वो चीज गलत होता है। तो यहाँ पे ए गलत है और आपका आर सही है। ए गलत है आपका और आर सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या आ रहा है? डी ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? डी ऑप्शन। ठीक है, तो समझ सकता हूं मैं कि आप लोग ये चीज समझ आ रहा होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीटेट बाल केंद्रित शिक्षण का समर्थन करता है। बिल्कुल, सीटेट का एग्जाम होता ही इसलिए है कि हम टीचर में ये चीज चेक कर पाए कि टीचर उस चीज को सपोर्ट करता है कि नहीं सपोर्ट करता। मतलब लर्नर सेंट्रिक है ना, बाल केंद्रित है ना, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है नहीं सोचता है। ठीक है, तो बिल्कुल बाल केंद्रित शिक्षण का समर्थन करता है। साथ ही साथ शिक्षक ही ज्ञान का एकमात्र सूत्र है। ही एकमात्र। ठीक है,
शिक्षक के अलावा भी और स्रोत है ना, जैसे बुक्स हैं, लाइब्रेरी है ना, आजकल के आजकल के डेट में गूगल है ना। तो ज्ञान का स्रोत खाली शिक्षक नहीं है ना। और शिक्षक के अलावा भी ज्ञान हमको किससे मिलता है, हमारे माता पिता से मिलता है ना, पेरेंट्स से मिलता है, सराउंडिंग से मिलता है, लोगों से मिलता है जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं। तो आर इज रॉन्ग, ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, हमने ऐसा सेटअप इसलिए किया कि बार बार रिपीटेशन होता है यदि ऑप्शंस में, तो क्या होता है कि हम लोग बार बार ऑप्शंस को रीड एंड री रीड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो अभी हमारा टाइम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। और इसमें क्या है कि हम बस यहाँ से एक बार देखें, है ना। और तो इसमें क्या हो रहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। वो कहता है कि बहुभाषिकता सीखने में सहायक हो सकती है। ठीक है, बहुभाषिकता सीखने में सहायक हो सकती है, बिल्कुल। आपको मल्टी लैंग्वेज यदि आता है तो आपको सीखने में हेल्प होता है, बिल्कुल होता है। मातृभाषा प्रारंभिक अधिगम को आसान बनाती है, बिल्कुल। जो हमारा मदर टंग है, मदर टंग क्या है, वो हेल्प करता है कि नहीं करता है हमको अन्य भाषा सीखने में भी, बिल्कुल। तो ये इसका आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, वैसे इस क्वेश्चन में आप देखोगे तो आपको डायरेक्ट नहीं लग रहा है कि ये सही व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर ये कर रहा है। बहुभाषिकता सीखने में सहायक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी वाली बात हुई। मातृभाषा प्रारंभिक अधिगम को आसान बनाती है, बिल्कुल। मातृभाषा की सहायता से हम बहुत सारी भाषाओं को सीखते हैं, चाहे वो आप ग्रामर ट्रांसलेशन में जाइए या टारगेट लैंग्वेज को सीखना है ना। तो हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। मूल्यांकन का उद्देश्य केवल अंक देना है, केवल आ गया। ठीक है, पर मूल्यांकन यदि हम लोग तोड़ते हैं तो क्या आता है, मूल्य अंकन, मतलब मूल्य का अंकन, ऐसा अंकन जो मूल्य बताता हो, तो केवल अंक देना है। ठीक है, नहीं। मूल्यांकन का जो मूल्यांकन जो उद्देश्य है, इसका जो उद्देश्य होता है शिक्षण और अधिगम। ठीक है, शिक्षण और अधिगम, मूल्यांकन जो है शिक्षण और अधिगम दोनों के बारे में बताता है। ठीक है, हम यदि कहें कि खाली मूल्यांकन केवल हमको अंक के बारे में बता रहा है तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, मूल्यांकन शिक्षण में सुधार के लिए भी उपयोगी है, बिल्कुल। मूल्यांकन शिक्षण में सुधार के लिए भी बिल्कुल उपयोगी है ना। मूल्यांकन करते तो हमारा क्या सकते हैं, हमारे जो टीचिंग मैथडोलॉजीज है ना, हो सकती है कि वो करप्ट हो, है ना। हमारा वे ऑफ स्पीकिंग खराब हो, है ना, हमारा वे ऑफ डिलीवरिंग खराब हो। ठीक है, तो आर इज द राइट एंड ए इज रॉन्ग, आर इज राइट एंड ए इज रॉन्ग। तो ऑप्शन क्या आएगा इसका, डी आएगा। ठीक, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रतिभाशाली बच्चे को भी प्रतिभाशाली बच्चे को भी विशेष शैक्षिक सहायता की आवश्यकता हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है, हो सकती है, क्यों नहीं होगी। विशेष शैक्षिक सहायता मतलब जो हम लोग नॉर्मल दे रहे हैं उससे बढ़ के। तो इनके लिए हम लोग हॉट्स क्वेश्चन बनाते हैं, है ना। हम लोग क्या बनाते हैं, हॉट्स क्वेश्चन। ठीक है, तो उनको विशेष शैक्षिक सहायता की आवश्यकता होती है क्योंकि हम उनको देते हैं कि उनका जो रीजनिंग लेवल है वो इम्प्रूव हो डे बाय डे। ठीक, वे हमेशा बिना सहायता के अच्छा प्रदर्शन करते हैं, वे हमेशा, ऑलवेज, है ना, ये आपका टैग वर्ड आ गया। ठीक, वे हमेशा बिना सहायता के अच्छा प्रदर्शन करते हैं, नहीं, बिना सहायता के अच्छा प्रदर्शन नहीं करते, हमेशा बोला है ना। यदि कहता कि अधिकतर तो सही हो सकता था, अब ये कह रहा है कि हमेशा, है ना, वे प्राय बिना सहायता के अच्छा प्रदर्शन करते तो वो समझ आता हो सकता था, पर कह रहा है कि हमेशा नहीं। है तो वो भी स्टूडेंट, है ना, उनको भी जरूरत लगती है टीचर्स की, बुक्स की, है ना। तो वो हमेशा बिना सहायता के अच्छा प्रदर्शन करते हैं, ये गलत बात है। ठीक है, तो ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग।
ए इज राइट, आर इज रॉन्ग, देन ऑप्शन सी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञानात्मक विकास में स्मृति, तर्क और समस्या समाधान शामिल है। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो है आपका क्या क्या है, मेमोरी, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग शामिल है, बिल्कुल है। ठीक है, ये सभी क्या है, मानसिक प्रक्रियाएं हैं, ये सभी क्या है, मानसिक मेंटल प्रोसेस है, बिल्कुल है। ठीक है, एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 25। ओके, फिर बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दंड हमेशा, ठीक है, दंड हमेशा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है? नहीं, नहीं है। यदि मैं कह दूं कि दंड के कारण बच्चे में डर का भाव उत्पन्न हो जाता है और डर के भाव से बच्चा सीखे, आवश्यक नहीं है। दंड बच्चे को क्रोध लाता है, कुंठा लाता है। ठीक है, बच्चे में इमोशनल इनस्टेबिलिटी लाता है। तो दंड के कारण बच्चे जो जो उनका टीचिंग है ना, मतलब उनका जो लर्निंग है वो बहुत ज़्यादा प्रभावी होता है। तो दंड हमेशा सीखने का सबसे प्रभावी तरीका है क्या? नहीं है। सकारात्मक पुनर्बलन सीखने को बढ़ावा देता है, बिल्कुल। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट सीखने को हमेशा बढ़ावा देता है। कैसे देता है? हम क्या करते हैं, हम उनको कहेंगे कि आप अच्छा कर रहे हो, आप अच्छा कर सकते हो, है ना, ये ऐसे नहीं, ये इस तरीके से होता है। तो जैसे जैसे हम लोग समझाएंगे तो फिर वो ऐसे से होते जाएगा। ठीक है, तो ए इज रॉन्ग एंड आर इज राइट, देन ऑप्शन नंबर डी। ठीक, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। सहकारी अधिगम, कोऑपरेटिव लर्निंग सामाजिक कौशल विकसित करता है। ठीक है, तो कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब क्या है कि एक दूसरे को हम लोग सहायता कर रहे हैं, इसमें पीयर लर्निंग हो गया, है ना। सामाजिक कौशल विकसित कर रहा है ना, समाज में सबको लेके चलने वाला, है ना, संवेदना, संभावना। तो सामाजिक कौशल विकसित कर रहा है तो बिल्कुल करता है ना। इसमें विद्यार्थी समूह में मिलकर कार्य करते हैं, बिल्कुल। सहकारी अधिगम सब कोई मिलकर पढ़ रहे हैं, एक दूसरे को सहायता कर रहे हैं, है ना, जिसको नहीं आ रहा है। तो आर इज द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन ए। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28। सीखने की तैयारी, रेडीनेस अधिगम को प्रभावित करती है, बिल्कुल करती है ना, करती ही नहीं करती है। म- मैं यदि सीखना चाहूँ या आप सीखना चाहें तभी आप सिखा सकते हैं, अदरवाइज दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको सीखने और सिखाने के लिए बाध्य करे। ठीक है, जब मैं ही रेडी नहीं हूँ, जब मैं ही नहीं पढ़ना चाहता, तो क्या मुझे दुनिया की कोई भी ताकत पढ़ा सकती है? नहीं पढ़ा सकती। आप नहीं पढ़ना चाहेंगे, मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लूँ, है ना, तो आप नहीं पढ़ेंगे। कहते हैं ना, एक अच्छा गुरु भी खराब मनोवृत्ति वाले बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, और एक जो अच्छा गुरु नहीं है, खराब गुरु है, उससे भी जो बुद्धिमान बच्चे हैं वो सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इंटरेस्ट, है ना, मैं कितना रेडी हूँ, नहीं हूँ। ठीक, फिर सभी बच्चे किसी भी समय समान रूप से सीखने के लिए तैयार थे। सभी बच्चे आया समान रूप से, समान रूप से नहीं, सीखने का दर सबका क्या है, भिन्न भिन्न है। सीखने के लिए सीखते जो है भिन्न दर से सीखते हैं। किस दर से? भिन्न भिन्न होता है सबका। ठीक है, सीखने का दर क्या होता है, भिन्न। तो ये गलत हो गया, तो ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग। तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ आ रहा है? अब क्वेश्चन है, ये लास्ट के दो क्वेश्चन है आज के। शिक्षक को कक्षा में खुले प्रश्न पूछने चाहिए, बिल्कुल पूछने चाहिए। क्यों नहीं पूछना चाहिए? पूछेंगे तभी तो बच्चे का बच्चे का वो मेंटल लेवल इंप्रूव होगा। ठीक है, तो शिक्षक को कक्षा में खुले प्रश्न पूछने चाहिए, बिल्कुल पूछने चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चे टॉपिक्स के बारे में पढ़ते पढ़ते जो रियल वर्ल्ड है उससे भी कनेक्ट होते हैं। ठीक है, और खुले प्रश्न क्या होता है, उनकी तर्क शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, तर्क शक्ति को बढ़ाता है। तो शिक्षा को कक्षा में खुले प्रश्न पूछने चाहिए, बिल्कुल। खुले प्रश्न उच्च स्तरीय चिंतन, बिल्कुल, देखिए आ गया, है ना, हाई लेवल थिंकिंग को बढ़ावा देता है। तो ए और आर दोनों सही हैं,
और जो आर है दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आएगा आपका, ए आएगा। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अधिगम का मूल्यांकन शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। ठीक है, कोई भी अधिगम है तो उसका हम मूल्यांकन नहीं करें, तो मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हम अपने शिक्षण को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, हम अपने अधिगम को इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम यदि मूल्यांकन नहीं कर रहे हो, कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, तो हमको नहीं समझ आएगा कि हमने किस स्तर या किस हद तक, किस लेवल तक चीज़ों को सीखा है और हमारी क्या गलतियां हैं और कहाँ सुधार करना है। तो अधिगम का जो मूल्यांकन है वो शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, बिल्कुल है। ठीक है, मूल्यांकन से शिक्षक अपनी शिक्षण रणनीतियों में सुधार कर सकता है, बिल्कुल। टीचर अपने मैथोलॉजीज में चेंजेस करते हैं। ठीक है, बच्चे को हेल्प करते हैं उनके तरीकों में, है ना। बच्चे भी इम्प्रूव करते हैं और टीचर भी इम्प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही हैं, और जो आर है वो ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज हमने असेशन रीजन देखा, नेक्स्ट क्लास में हम और क्वेश्चन के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।